हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हम पढ़े थे अबाउट द सेल वॉल और अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है न्यूक्लियस। तो अगर हमें याद है जब हम ओनियन पील को लेके हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे या फिर इसके पहले वाले एक्टिविटी परफॉर्म किए थे, वहां पे क्या हुआ था, हम कुछ आयोडीन का सॉल्यूशन जो है उसी सेल के ऊपर डाले थे, हो गया। और उसमें क्या हुआ था, हमारा जो सेल था या फिर जो ओनियन पील हम लोग लिए थे वो एक कलरफुल पार्ट्स में हमें दिख गया था। तो अभी यहाँ पे बात आता है, वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पिल, हम लोग जो है उसी के ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डाले थे। डिड ईच सेल गेट इवनली कलर, क्या हर वो पार्ट या फिर जो सेल हम लोग देखे, क्या इसका पूरा का पूरा पार्ट जो है वो ठीक एक ही तरह से कलर हुआ था या फिर अलग अलग तरह से कलर हुआ था। तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा था कि क्या हमें यहाँ पे बहुत सारे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है हमें यहाँ पे दिख गए थे। कुछ पार्ट जो थे वो बहुत अच्छे से कलर हुए थे और कुछ पार्ट जो थे यहाँ पे हमें कलर नहीं हुआ था। जैसे कि बात करते हैं कि उसके सेल के कुछ पार्ट जो है हमें कलरफुल दिखे थे और बीच में जो है एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर भी दिखा था, बट बहुत कुछ पार्ट ऐसे भी थे जहां पे किसी भी तरह का कलर हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला था। तो अभी यहाँ पे पूछा है कि ये ऐसा होता क्यों है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कॉम्पोजिशन, डिपेंड करता है ये क्या उनके केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, हो गया। या फिर बोल सकते हैं उनका डेंसिटी ऑफ रीजन्स की वजह से ये जो सेल का जो कलर था वो अलग अलग तरह से कलर हुआ था या फिर हमें अलग अलग कलर यहाँ पे देखने के लिए मिले थे। Some regions appear darker, कुछ रीजन ऐसे थे जो हमें डार्क दिखते थे, कुछ रीजन में हमारे कलर ही नहीं थे, हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा भी हम वही सेम एक्टिविटी को सेफ्रारिन सॉल्यूशन के साथ एंड मिथाइलिन ब्लू के साथ भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। और जो कुछ भी हम ऑब्जर्व किए थे वो एक ओनियन पील था या फिर बोल सकते हैं वो एक प्लांट सेल था। तो एक्टिविटी 5.7 में हमें बोला गया है कि वही सेम तरह का एक्टिविटी को हमें परफॉर्म करना है, किसके हेल्प से, हमें ह्यूमन सेल के या फिर एनिमल सेल को लेके। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक ग्लास स्लाइड्स लेना है और एक आइसक्रीम स्पून के हेल्प से हमारे चिक सेल को निकालना है। और चिक सेल निकालने के बाद वही सेम प्रोसेस से हम इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन डालेंगे या फिर उसको स्टेन करेंगे ताकि इसका कलर जो है हमें अच्छी तरह से दिख जाए और उसको भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। और दोनों सेल में, चाहे वो एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो, इन दोनों के सेल में हम एक चीज मार्क करेंगे और वो क्या होता है बच्चों कि ये जो सेल जो होता है यहाँ पे हमें साइड साइड वाले पार्ट जो रहते हैं वो हमें डार्कर दिखेंगे और बीच में जो रहता है एक डॉट या फिर एक डार्कर डॉट कलर का स्ट्रक्चर, हमें डॉट जैसा स्ट्रक्चर, कलर का नहीं, डॉट जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखने के लिए मिल जाए। और उसी डॉट स्ट्रक्चर को हम क्या बोल के कहते हैं, उसी को ही हम न्यूक्लियस बोल के कहते हैं। और वही सेम चीज हमें यहाँ पे दिया भी गया है कि द डार्कली कलर स्फेरिकल और ओवल डॉट स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल, हर एक सेल में, चाहे वो एनिमल सेल हो या फिर चाहे प्लांट सेल हो, हर एक सेल के सेंटर में हमें डार्क कलर का डॉट दिख जाएगा और उसी को ही हम न्यूक्लियस बोल के कहते हैं। समझ में आया? तो ये था हमारा न्यूक्लियस का लोकेशन, ये कहां पे नॉर्मली प्रेजेंट रहता है। अभी देखते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात किया जाए तो न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जैसे कि मान के चलो सेल में हम लोग देखे थे, क्या होता है, उनके पास एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेल कहते हैं। ठीक उसी हिसाब से हमारे न्यूक्लियस के पास भी क्या होता है, एक डबल लेयर मेम्ब्रेन। जैसे मान के चलिए कि ये अगर एक न्यूक्लियस है तो उसके ऊपर एक डबल लेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है और उसी डबल लेयर स्ट्रक्चर को हम क्या बोल के कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल के कहते हैं। समझ में आया? और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स भी प्रेजेंट रहते हैं और उसी पोर्स को क्या कहा जाता है, इनको न्यूक्लियर पोर भी बोल के कहा जाता है। और थ्रू दिस पोर्स, और वही पोर्स में क्या होता है, द पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम, और वो पोर्स क्या करते हैं, मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन करता है कहां पे, फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, मतलब सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर भेजने के लिए ये न्यूक्लियर पोर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, जैसे कि इस वाले फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये गया हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या याद रखना है कि न्यूक्लियस जो रहता है एक डबल लेयर मेम्ब्रेन
कवर होता है इसके ऊपर और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां पे ट्रांसफर ऑफ मटेरियल होता है इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। और इसके अलावा जो पार्ट्स रह गया उसी पार्ट को हम क्या बोल के कहते हैं, साइटोप्लाज्म। जैसे मान के चलिए ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, सॉरी ये हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर में हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो बाकी जो वाले पार्ट, ये वाला रीजन आप जो देख पा रहे हो, ये उस वाले रीजन को क्या कहा जाता है, इसको साइटोप्लाज्म बोल के हम कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो बढ़ते हैं आगे। हमें क्या दिया गया है, द न्यूक्लियस कंटेंट्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें रॉड शेप स्ट्रक्चर दिख जाएंगे और उसी रॉड शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोल के कहते हैं, क्रोमोसोम्स बोल के कहते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग बच्चों की क्या होता है, ये जो रॉड सेल का स्ट्रक्चर होता है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेल डिवाइड के टाइम पे हमें देखने के लिए मिलता है। अगर नॉर्मली ऐसे भी हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमें ये जो रॉड शेप स्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बट व्हेनेवर द सेल इज गोइंग टू डिवाइड, जब भी ये सेल डिवाइड होने लगेगा, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एक्टिविटी ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, या फिर जैसे कि मान के चलो हम जब भी हम लोग पैदा हुए थे उसी टाइम पे हमारे सेल का नंबर जितना था हमारे बॉडी में, क्या अभी भी आपके बॉडी में सेल का नंबर उतना ही है? नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे सेल के नंबर में इंक्रीज हुआ है या फिर बढ़ा है। तो ये कब होता है, ये जब भी एक सेल डिवाइड होते हैं, एक सेल से आपका 2 सेल बनना, 2 सेल से 4 सेल बनना, तो जब भी ये सेल डिवाइड होता है उसी के टाइम पे हमें ये रॉड शेप स्ट्रक्चर जो है दिखने के लिए मिल जाएंगे। और उसी रॉड शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों, क्रोमोसोम्स बोल के कहते हैं। समझ में आया? देन आगे बढ़ते हैं, ये क्रोमोसोम्स में ऐसा क्या होता है, तो द क्रोमोसोम्स कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो, जो आप लोग हमेशा बोलते हो कि मेरा आंख मेरे मम्मी के जैसा है, मेरा नाक मेरे पापा के जैसा है, मेरे बाल वगैरह वगैरह जो कुछ भी आप लोग बोल के कहते हो, ये सब क्या हुआ, जो कैरेक्टर्स हमारे फादर या फिर हमारे मदर के पास था उनमें से कुछ ना कुछ कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर हुआ कहां पे, हम में, हम लोगों के पास जो है वो कुछ कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर हुआ। और वो कौन करता है, वो आपका ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स। तो बात आते है क्रोमोसोम्स के अंदर होता क्या है जो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो कि कैरेक्टर्स को फ्रॉम आवर पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है, और वो क्या होता है, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है बच्चों, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। समझ में आया? तो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, बहुत सारे डीएनए मिलके या फिर एक डीएनए का पूरा डीएनए एंड प्रोटीन मिलके एक क्रोमोसोम्स को बनाते हैं। तो बात आते है डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल। तो डीएनए के पास एक पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन होता है कि एक सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ये सारे के सारे, उसका नाक कैसे होंगे, उसके आंख कैसे होंगे, ये उनका बॉडी का कंपोजिशन कैसे होगा, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है। देन फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। तो अगर हम कभी भी डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सेगमेंट जो है हमें यहाँ पे बने हुए रहते हैं, और इन सारे के सारे सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, आपका जीन्स बोल के कहा जाता है। तो हम लोग इसको इस हिसाब से थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट रहता है, आपका क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहता है। क्रोमोसोम्स के अंदर आपका क्या होता है, डीएनए एंड प्रोटीन रहता है या फिर डीएनए रहता है, और डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, आपका जीन प्रेजेंट रहता है। तो जीन को हम लोग यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोल के कहते हैं। समझ में आया? क्योंकि जीन्स ही है जो कि डीएनए का सेगमेंट को बनाता है, और ये जो रहता है हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, और इसीलिए जीन्स को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोल के भी कहते हैं। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। तो इन ए सेल व्हिच इज नॉट डिवाइडिंग, तो ये कब होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जब भी एक सेल डिवाइड होने लगता है उसी टाइम पे ही हमें ये विजिबल होते हैं। हो गया। तो ऐसा क्या है, जब भी हमारा सेल डिवाइड नहीं होता रहता, जब भी हमारा सेल डिवाइड नहीं होता है उसी टाइम पे ये एक क्रोमाटिन मटेरियल्स, और डीएनए इज प्रेजेंट एट द पार्ट ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल, ये जो होता है क्रोमाटिन मटेरियल्स में प्रेजेंट रहते हैं,
हो गया। और ये हमें किस हिसाब से दिखते हैं, एंटेंगल मास ऑफ थ्रेड के जैसा। मान के चलिए बहुत सारे थ्रेड को, बहुत सारे धागे को अगर एक जगह पे ऐसे डाल देते वो जैसा दिखता है, ये हमारा ठीक उसी हिसाब से दिखता है। जो क्रोमाटिन मटेरियल जो होते हैं ये ठीक उसी हिसाब से दिखता है। बट जब भी एक सेल डिवाइड होने लगता है, जब भी एक सेल डिवाइड होने के लिए आएगा, तो ये जो है ऑर्गेनाइज्ड होके कुछ क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर जो है, या फिर हम बोल सकते हैं कि रॉड शेप स्ट्रक्चर में ये अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या क्या दिया गया है? द न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रेशन। तो न्यूक्लियस का सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया, ये आपका जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स ट्रांसफर करता है एक पेरेंट्स जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। समझ में आया? उसका नेक्स्ट काम क्या होता है, सेल द न्यूक्लियस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेल का नंबर को बढ़ाने के लिए सेलुलर रिप्रोडक्शन को भी करने में हेल्प करता है। अलोंग विद दैट ये कुछ केमिकल एक्टिविटीज को भी हमारे बॉडी में कंट्रोल करता है, और इसी के वजह से न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोल के कहते हैं। हालांकि केमिकल एक्टिविटी के बारे में हमें कुछ डिटेल्स नहीं दिया गया है, जिनको हम अपने हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और फंक्शन अभी हम लोग देख लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब में ये न्यूक्लियस एक अच्छे से प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर है नहीं बच्चों। तो क्या है आगे देखते हैं। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम बैक्टीरिया बोल के कहते हैं। इनमें क्या होता है, इनका जो न्यूक्लियर रीजन जो होता है ये पुअरली डेवलप्ड होता है, या फिर एक ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता। हो गया। सच एन अनआइडेंटिफाइड न्यूक्लियर रीजन कंटेंट्स ओनली न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं रहता, जैसे कि इस वाले फिगर में आप लोग देख पा रहे हो बच्चों कि ये जो है इसका न्यूक्लियस है, और इनमें किसी भी तरह का कवरिंग हमें नहीं दिख रहा। तो यहाँ इसके जो अंदर के जितने मटेरियल है सब इधर उधर स्कैटर्ड मैनर में हमें दिख रहे हैं। और इसी तरह के रीजन को क्या कहा जाता है, जहां पे हमें इस तरह का रीजन दिख जाता है उसी रीजन को हम न्यूक्लियोइड्स रीजन बोल के भी कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? सच एन अनआइडेंटिफाइड न्यूक्लियर रीजन कंटेंट्स ओनली न्यूक्लिक एसिड, और उसी को हम लोग क्या न्यूक्लियोइड्स बोल के कहते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहता, या फिर एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को हम प्रोकैरियोट्स बोल के कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है तो उनको क्या कहा जाता है, इनको यूकैरियोट कहा जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हो गया, एक पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, इसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका प्रोकैरियोट्स और एक हो गया हमारे यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल क्या होंगे, जो बैक्टीरिया होते हैं ये सारे के सारे आपका क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे। एंड यूकैरियोट्स हम ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, जिसको भी आप लोग देखते हो सब क्या होंगे, यूकैरियोट्स होंगे, क्योंकि इनके न्यूक्लियस का एक प्रॉपर कवरिंग हो, या फिर इनके न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। तो ये प्रोकैरियोट सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस तो पुअरली डेवलप होता ही है, बट अलोंग विद दैट कुछ साइटोप्लाज्मिक या फिर कुछ ऑर्गेनेल्स भी जो है इनमें प्रेजेंट नहीं रहते, जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। यहां पे हमें बस एक ही एग्जांपल दिया गया है, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। तो क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं बच्चों जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं। तो इनके पास क्या होता है, द बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेनस वेसिकल, बैक्टीरिया के पास क्या होता है, एक वेसिकल्स प्रेजेंट रहता है, बट नॉट विद प्लास्टिड्स एज एन यूकैरियोट्स। जैसे कि हमारे बॉडी की या फिर यूकैरियोट्स में प्लास्टिड्स जैसे प्रेजेंट रहता है, प्लास्टिड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यूकैरियोट्स सेल में जैसे पूरा का पूरा प्लास्टिड्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक उसी हिसाब से हमें यूकैरियोट्स में ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए नहीं मिलता। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों आशा करता हूं आप ये न्यूक्लियस के पार्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।